बीए, बीएससी, बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर में उनका को करिकुलर का पेपर है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, जिससे रिलेटेड सिलेबस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि आपको इस पूरे पेपर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। और जैसा कि आपको पता है, आप ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं कि जो पेपर होता है वो आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस के रूप में होता है। तो यहाँ पर हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आप सभी का काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा था थर्ड सेमेस्टर के लिए। आप सभी ने बताया था कि काफ़ी क्वेश्चंस वीडियोस से ही पूछे गए थे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और इसमें फिजिकल एजुकेशन और योगा दोनों से रिलेटेड आपका सिलेबस है। तो हम जो आपका फिजिकल एजुकेशन बाद में कवर करेंगे और योगा पहले कवर करेंगे। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस धातु से हुई है? तो जो योग शब्द की उत्पत्ति है वो युज धातु से हुई है। ये हम क्लास में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, युज धातु से हुई है। योग शब्द का अर्थ क्या होता है? तो योग शब्द का अर्थ होता है योग करना, एक करना। किसको एक करना? तो शरीर और मन को एक करना। योग में किसका अभ्यास सम्मिलित है? योग में अगर आप अष्टांग योग की बात करें तो अष्टांग योग में 8 चीज़ें आती हैं, और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं वो सब उसमें आते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये उसके 8 चरण हैं। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, योग का मूल हजारों वर्ष पहले से में ही माना गया है। तो कहाँ पे माना गया है? ये माना गया है भारत में ही माना गया है। क्वेश्चन नंबर 5, भगवत गीता के व्याख्याकारों ने कितने प्रकार के योग पर बल दिया है? भगवत गीता के व्याख्याकारों ने कितने प्रकार के योग पर बल दिया है? तो इन्होंने 3 प्रकार के योग पर बल दिया है, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग पर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, किस योग में बिना परिणामों की इच्छा के, फिर से देखते हैं, किस योग में कार्य बिना परिणामों की इच्छा के किए जाते हैं? तो आपको सभी को पता है कि जो कर्म योग है, कर्म योग में बिना परिणाम की इच्छा के कार्य किए जाते हैं। स्वयं के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग कौन सा है? तो स्वयं के बारे में सच्चा ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग है ज्ञान योग। योग का अर्थ है मानसिक उतार चढ़ाव पर नियंत्रण पाना। यह परिभाषा किसकी है? योग का अर्थ है मानसिक उतार चढ़ाव पर नियंत्रण पाना। तो ये पतंजलि के द्वारा दिया गया परिभाषा है। तो आप ऑप्शन ए को यहाँ पर टिक करेंगे। किसके अनुसार योग पीड़ा तथा दुख से मुक्ति का मार्ग है? किसके अनुसार योग पीड़ा तथा दुख से मुक्ति का मार्ग है? तो भगवत गीता के अनुसार योग पीड़ा तथा दुख से मुक्ति का मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व काफ़ी हद तक योग के लाभों को समझ चुका है। यहाँ पर आपका विश्व सही होगा, क्योंकि भारत तो पहले ही समझ चुका था, और अब विश्व, संपूर्ण विश्व काफ़ी हद तक योग के लाभों को समझ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11, किसने योग को आत्मबोध के उपकरण के रूप में स्वीकार किया है? किसने योग को आत्मबोध के उपकरण के रूप में स्वीकार किया है? तो यहाँ पर देखें तो पतंजलि हों या गांधी जी हों या श्री अरविंदो हों, इन सभी ने योग को आत्मबोध के उपकरण के रूप में, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का एक माध्यम माना है। पतंजलि अष्टांग योग में 7वां अव्यय कौन सा है? तो 7वां अव्यय है आपका ध्यान। इसके बाद आता है लास्ट समाधि। ध्यान के अभ्यास के लिए कैसा स्थान चयनित किया जाता है? ध्यान के अभ्यास के लिए कैसा स्थान चयनित किया जाता है? तो
ध्यान के अभ्यास के लिए शांतिपूर्ण, निश्चित और निस्तब्ध स्थान का चयन किया जाता है। आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ईशावास्योपनिषद के अनुसार कौन सी प्रथा अमरता प्रदान करती है? तो यहाँ पर जो आपकी विद्या है, विद्या अमरता प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 15, स्वामी कुवलयानंद के योग गुरु कौन थे? स्वामी कुवलयानंद के योग गुरु थे माधव दास। तो आपका ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा है। तो कठोपनिषद के अनुसार इंद्रियों, मन और बुद्धि पर नियंत्रण ही योग है। तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कुंडलिनी के कितने प्रकारों का वर्णन किया गया है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कुंडलिनी के कितने प्रकारों का वर्णन है? तो इसमें दो प्रकारों का वर्णन है। यहाँ पर दो प्रकारों का वर्णन है। किस उपनिषद में सांडल्य विद्या का वर्णन किया गया है? तो सांडल्य विद्या का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन प्राणायाम के प्रकार हैं? पतंजलि योग सूत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन प्राणायाम के प्रकार हैं? तो यहाँ पर आप देखें तो जो आपका भय भयांतर, ये प्राणायाम के प्रकार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 20, एक प्रकार के आगे झुकने वाला आसन है। तो आगे झुकने वाले आसन कौन से हैं? उसमें देखा जाए तो जो आपका पश्चिमोत्तान आसन है। अब पश्चिमोत्तान आसन में क्या होता है कि हम आगे की तरफ झुककर अपने पैर की एड़ियों को छूने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर पश्चिमोत्तान आसन आगे झुकने वाला आसन है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में भुजंगीकरण प्राणायाम का वर्णन है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में भुजंगीकरण प्राणायाम का वर्णन है? तो यहाँ पर हम देखें तो जो आपका हठ रत्नावली है, हठ रत्नावली में भुजंगीकरण प्राणायाम का वर्णन है। आदि शब्द से तात्पर्य है। तो आदि शब्द से तात्पर्य होता है मनोमय कोश में उत्पन्न मानसिक तथा भावनात्मक विकार। आदि शब्द से मनोमय कोश में उत्पन्न मानसिक या भावनात्मक विकार को हम आदि कहते हैं। योग सूत्र का संकलन किसने किया? योग सूत्र का संकलन किसने किया? तो आप सभी इनसे परिचित हैं, पतंजलि जी ने किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में कब घोषित किया? तो इसे 21 जून को योग दिवस के रूप में कब घोषित किया गया था? इसे घोषित किया गया था 11 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 25, 17 जून 2015 को जारी इस पुस्तक का नाम क्या है जिसका अनुपालन डॉक्टर इमरान चौधरी और अभिजीत सिंह ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा प्रकाशित किया? तो इस पुस्तक का नाम है योग और इस्लाम। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन शिवानंदी द्वारा योग के 5 सिद्धांतों में से एक है? तो शिवानंदी द्वारा बताए गए 5 सिद्धांतों में से यहाँ पर आपका ज्ञान एक है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, भोजन करने के कितने समय बाद योगा अभ्यास करना चाहिए? तो अगर आपने भोजन कर लिया है तो भोजन करने के कम से कम 1.5 घंटे बाद ही, 90 मिनट बाद ही आप योग अभ्यास करें। हाँ, अगर आप वज्रासन करना चाहते हैं तो वज्रासन भोजन करने के तुरंत बाद भी आप कर सकते हैं,
वज्रासन करने से आपके भोजन के पचने में काफ़ी सहायता होती है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र की शुरुआत किसके साथ करनी चाहिए? तो प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र की शुरुआत आसनों के साथ करनी चाहिए। सबसे पहले आसन करवाने चाहिए, उससे पहले भी वार्म अप करना चाहिए, यानी पहले शरीर को गर्म कराने के लिए कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, योग का उद्देश्य है। तो योग का उद्देश्य क्या होता है? योग का उद्देश्य होता है आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति करना। क्वेश्चन नंबर 30, मुख्यतः पेशीय कंकाल विकार है। तो पेशीय कंकाल विकार क्या होता है? ये जो गठिया रोग है ये एक प्रकार का पेशीय कंकाल विकार है। क्वेश्चन नंबर 31, बौद्ध ध्यान तकनीक के अनुसार दिमागीपन के आधार हैं। बौद्ध ध्यान तकनीक के अनुसार दिमागीपन के आधार हैं। तो यहाँ पर जो आपका देखना, सांस लेना, सुनना, आंखें बंद करके ध्यान करना, ये सभी बौद्ध ध्यान तकनीक के अनुसार दिमागीपन के आधार हैं। तो आप ऑप्शन डी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में योग के कितने अंग हैं? सिद्ध सिद्धांत पद्धति में योग के टोटल 8 अंग बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 33, पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र की उत्तेजना का कारण बनता है। पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र की उत्तेजना का कारण बनता है। तो हृदय गति में वृद्धि, हृदय गति में कमी, चिंता स्तर या तीव्र व्यायाम। तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, वो कल मैंने अभी अपने एबनॉर्मल साइकोलॉजी वाली वीडियो में ही बताया है कि ये काम क्या करता है। ये जो हमारी एक्साइटमेंट वाली प्रतिक्रियाएं होती हैं, जैसे डरना या हृदय गति का बढ़ जाना, तो ऐसी चीज़ों को वापस कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ें काम करती हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? ये आपका हृदय गति में कमी लाता है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। चिंता प्रबंधन के लिए अनुशंसित योग अभ्यास है। चिंता प्रबंधन के लिए जो योग अभ्यास है वो आपका शवासन है। शवासन कैसा होता है? इसमें व्यक्ति शव की तरह, जैसे एक शव को लिटाया जाता है उसी तरह वो लेट जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कुंडलिनी के कितने प्रकारों का वर्णन किया गया है? तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कुंडलिनी के 2 प्रकारों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, किसी व्यक्ति की राजसिक व्यक्तित्व की विशेषता है। किसी व्यक्ति की राजसिक व्यक्तित्व की विशेषता है, तो उसकी विशेषता है लालची होना। क्वेश्चन नंबर 37, किसके अनुसार समादोष समानिष्ठ समधातु मल क्रिया स्वस्थ की विशेषता है? तो ये जो श्लोक है ये सुश्रुत के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, कपालभाति का अभ्यास किया जाता है। तो कपालभाति का अभ्यास किस लिए करते हैं हम? ये कफ विकारों को दूर करने के लिए करते हैं। हठ प्रदीपिका, यहाँ पर प्रदीपिका नहीं प्रदीपिका होना चाहिए, हठ प्रदीपिका होता है। हठ प्रदीपिका के अनुसार हठ सिद्धि की कौन सी विशेषता नहीं है? तो हठ प्रदीपिका के अनुसार जो आपका यहाँ पर याददाश्त में वृद्धि, स्मरण शक्ति में वृद्धि, इसकी विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, कुंभक प्राणायाम कब करना चाहिए? तो जो कुंभक प्राणायाम है ये हमें
सुबह, दोपहर, शाम व मध्य रात्रि कभी भी इसे हम कर सकते हैं। तो आप ऑप्शन डी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, योग कक्षा सामान्यता से शुरू होती है। जो योग कक्षा है वो कैसे शुरू होती है? प्रार्थना से शुरू होती है। तो आप ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्मित है, मतलब कौन सा युग्म यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है, भज गोविंदम, ये वेदव्यास जी के द्वारा बताया गया है, तो ये यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 43, वेदांत के आचार्य कौन नहीं है? वेदांत के आचार्य कौन नहीं है? नारद वेदांत के आचार्य नहीं है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44, योग वशिष्ठ के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए स्तंभ है। तो योग वशिष्ठ के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का स्तंभ है विचार। तो आप ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, पतंजलि के अनुसार कष्टों के निवारण का उपाय है। पतंजलि के अनुसार कष्टों के निवारण का उपाय है विवेक ख्याति। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से साइनोसाइटिस में लाभकारी नहीं है। साइनोसाइटिस जो सर्दी जुकाम से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। एक बार फिर से देखते हैं, निम्नलिखित में कौन साइनोसाइटिस में लाभकारी नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो मयूर आसन है, मयूर आसन ये पेट संबंधित समस्याओं के लिए होता है, आपकी जठराग्नि को तीव्र करने के लिए होता है। यहाँ पर मयूर आसन को छोड़कर बाकी सभी आसन साइनोसाइटिस में लाभकारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, हठ रत्नावली के अनुसार महायोग के प्रकार हैं। तो हठ रत्नावली के अनुसार महायोग के 4 प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 48, हठ प्रदीपिका से क्या लाभ है? हठ प्रदीपिका से क्या लाभ है? तो इससे कृमि को नष्ट किया जाता है, कृमि को नष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 49, सिद्ध सिद्धांत पद्धति कितने आसनों का वर्णन करती है? सिद्ध सिद्धांत पद्धति 3 आसनों का वर्णन करती है। क्वेश्चन नंबर 50, किस आसन में कशेरुक स्तंभ पीछे की ओर झुकता है? किस आसन में कशेरुक स्तंभ पीछे की ओर झुकता है? तो आप देखें तो जो धनुरासन है, धनुरासन में ये पीछे की ओर झुकता है। क्वेश्चन नंबर 51, मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है। मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग कौन दिखाता है? तो यहाँ पर जितने भी बताए गए हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता, ये सभी मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, शवासन और ध्यान के अभ्यास से व्यक्ति की याददाश्त प्रक्रिया में कौन सा लाभ होता है? शवासन और ध्यान की अभ्यास से व्यक्ति की याददाश्त प्रक्रिया में कौन सा लाभ होता है? तो इसके द्वारा जो आपका मेमोरी के 3 एलिमेंट होते हैं, एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल, कूट लेखन, भंडारण और पुनः प्राप्ति, इन सभी में लाभ होता है। ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53, शिव संहिता के अनुसार कौन सफलता के तत्वों में शामिल नहीं है? शिव संहिता के अनुसार कौन सफलता के तत्वों में शामिल नहीं है? तो जो आपका बलिदान है ये सफलता के तत्वों में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54, हठ रत्नावली में कितने शोधन क्रियाओं का वर्णन है? हठ रत्नावली में कितने शोधन क्रियाओं का वर्णन है? तो इसमें 8 शोधन क्रियाओं का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 55, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने अर्ध और अर्श वर्णित हैं? तो इसमें टोटल 19 अर्ध और अर्श वर्णित हैं। क्वेश्चन नंबर 56, मानव मूल एक पहिए की धुरी की तरह है और इसके चारों ओर फैले हैं। मानव मूल एक पहिए की धुरी की तरह है और इसके चारों ओर फैले हैं। तो इसके चारों ओर सत्यता, सृजनात्मकता, त्याग, ईमानदारी, कृतज्ञता और आत्मसंयम फैले हुए हैं। आप ऑप्शन डी को यहाँ टिक करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 57, पंचकोश को क्रमवार व्यवस्थित करें। तो पंचकोश को क्रमवार व्यवस्थित करें। यहाँ पर हम देखें तो जो आपका सबसे पहले आता है अन्नमय कोश, उसके बाद अन्नमय कोश के बाद आता है आपका प्राणमय कोश, फिर प्राणमय कोश के बाद आता है मनोमय कोश जो आप ऊपर देख चुके हैं। मनोमय कोश के बाद आता है विज्ञानमय कोश और विज्ञानमय कोश के बाद आता है आनंदमय कोश। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन से ध्यान का सिद्ध प्रभाव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से ध्यान का सिद्ध प्रभाव नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका कॉर्टिसोल को बढ़ाना ये ध्यान का प्रभाव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 59, शरीर में संघर्ष प्रक्रिया में कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शरीर में संघर्ष के समय संघर्ष प्रक्रिया में कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये एड्रेनालाइन जो हार्मोन्स है, जो एड्रिनल ग्लैंड से स्राव होता है, इसका इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 60, सकारात्मक दृष्टिकोण खुशी, हल्कापन, आध्यात्मिक जागृति और चेतना की विशेषता है। तो ये सभी किसकी विशेषता है। ये सभी सत्व गुण की, जिसमें सत्वगुण की अधिकता होती है। सत रज तम 3 गुण होते हैं व्यक्ति के अंदर, तो जब सत्व की अधिकता होती है तो ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। 61, आर्य अष्टांगिक मार्ग की वकालत किसने की है। आर्य अष्टांगिक मार्ग की वकालत की है महात्मा बुद्ध ने। क्वेश्चन नंबर 62, चित्रभूमि के अंतर्गत कौन सा तथ्य सम्मिलित नहीं है। चित्रभूमि के अंतर्गत कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है। तो इसमें जो विकल्प है ये सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन 10 उपनिषदों में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन 10 उपनिषदों में शामिल नहीं है। तो श्वेत अश्वेतोपनिषद ये इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को दर्शाता है। तो जो आपका प्रकृति और पुरुष है ये क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 65, मत्स्यांद्रासन किसको नियंत्रित करता है। तो ये मधुमेह को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 66, केनोपनिषद के अनुसार यक्ष है। केनोपनिषद के अनुसार ब्राह्मण को यक्ष कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 67, उद्गीता क्या है। उद्गीता क्या है। तो प्रणव को उद्गीता कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, प्रभावी शिक्षण के लिए योग पाठ योजना कब तैयार की जानी चाहिए। प्रभावी शिक्षण के लिए योग पाठ योजना कब तैयार की जानी चाहिए। तो ये कक्षा से ठीक पहले तैयार की जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 69, हठ प्रदीपिका और घेरा संहिता, घेरा नहीं घेरण होना चाहिए। हठ प्रदीपिका और घेरण संहिता के अनुसार सूत्र नीति की लंबाई कितनी होती है। तो हठ प्रदीपिका और घेरण संहिता के अनुसार सूत्र नीति की लंबाई लगभग 9 इंच की होनी चाहिए। अर्थराइटिस के रोगी के लिए कौन उपयुक्त रहता है। तो अर्थराइटिस का अगर रोगी है तो उसके लिए जो मंडूक आसन है, मंडूक मतलब मेढक होता है, तो मंडूक आसन इसके लिए उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 71, हठ प्रदीपिका के अनुसार सूत्र नीति किस रोग में लाभकारी नहीं है। तो सूत्र नीति की बात करें तो ये आपका हाइपर एसिडिटी के लिए लाभकारी नहीं है। बाकी ये साइनोसाइटिस और आइज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होती है। क्वेश्चन नंबर 72, योग की व्यवहारिक शिक्षा के दौरान प्रश्नोत्तर कब पूछने चाहिए। योग की व्यवहारिक शिक्षा के दौरान प्रश्नोत्तर कब पूछने चाहिए। तो समूह के अभ्यास के बाद, जब अभ्यास खत्म हो जाए तो उसके बाद प्रश्नोत्तर पूछने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 73, छोटे समूहों के लिए योग शिक्षक बैठने की भावी व्यवस्था है। तो छोटे समूह के लिए योग शिक्षण बैठने की जो सबसे भावी व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए। इसमें अर्ध परिपत्र की तरह इन्हें बिठाना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 74, योग का मूल उद्देश्य आत्म साक्षात्कार तथा क्या है? तो योग का मूल उद्देश्य क्या है? आत्म साक्षात्कार के साथ अंतिम युक्ति। क्वेश्चन नंबर 75, भगवत गीता के अनुसार कौन शांति की स्थिति प्राप्त नहीं कर पाता? कौन शांति की स्थिति प्राप्त नहीं कर पाता? तो इसमें देखें, यहाँ पर बताया गया कि जो इच्छाहीन व्यक्ति होती हैं, अज्ञानी व्यक्ति होते हैं और कर्मयोगी व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति शांति की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन विद्वान कई बार इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कई बार उनके अंदर विद्वत्ता का घमंड आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 76, आध्यात्म प्रसाद का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 76, आध्यात्म प्रसाद का परिणाम है। तो निर्विचार समापत्ति ये आध्यात्म विचार का प्रसाद का परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 77, सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति तत्व के घटक हैं। सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति तत्व के कितने घटक हैं? तो सत्व रज तम ये इसके घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 78, अति अम्लता के रोगियों के लिए कौन सा योगाभ्यास लाभकारी है? अति अम्लता मतलब अगर उन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो ऐसे रोगियों के लिए नंदी शोधन ये लाभकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 79, आसन के अभ्यास का लक्ष्य क्या है? आसन के अभ्यास का लक्ष्य होता है संघर्षों को दूर करना। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 79 का ए हो जाएगा। और आज की वीडियो का और योग की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, शरीर में आराम और पाचन प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। शरीर में आराम और पाचन प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। तो यहाँ पर जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र, ये इसका जिम्मेदार होता है। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने योग से रिलेटेड 80 क्वेश्चंस को यहाँ पर अटेम्प्ट किया, जिसमें से आपको एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप इतने क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको योग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी एवं मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग, परामर्शन एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं।